हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट फर्स्ट 9th क्लास की इंग्लिश बुक के पोएट्री पार्ट से पोएम नंबर 4 टू डैफोडिल्स का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। B1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत संक्षिप्त में बताने हैं। पहला है फर्स्ट, टू whom डज द स्पीकर एड्रेस द पोएम। यहाँ पे स्पीकर का मतलब हो जाएगा पोएट्स से। तो पोएट जो है, वक्ता जो है, इस कविता में किसको संबोधित करता है? आंसर हो जाएगा द स्पीकर एड्रेसेस द पोएम टू डैफोडिल फ्लावर। डैफोडिल फूलों को ये एड्रेस करता है, संबोधित करता है। सेकेंड, व्हाई डज द स्पीकर वीप टू सी फेयर डैफोडिल्स। क्यों स्पीकर पोएट सुंदर डैफोडिल्स के फूलों को देखकर रो पड़ता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा द स्पीकर weeps to see fair daffodils because they are perishing so soon। क्योंकि डैफोडिल्स के फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। थर्ड, what does the speaker want to daffodils to do। कवि ऐसा क्या चाहता है कि डैफोडिल्स के फूल करें, या डैफोडिल्स के फूलों से कवि क्या करवाना चाहता है? तो आंसर हो जाएगा द स्पीकर वांट्स टू डैफोडिल्स टू ब्लूम फॉर अ लिटिल लॉन्गर। स्पीकर यही चाहता है कि जो डैफोडिल्स के फूल हो वो जल्दी मुरझाए ना, बल्कि थोड़ी देर और ही खिले रहें। फोर्थ, व्हाट टाइम ऑफ डे डज द स्पीकर से इट इज। स्पीकर यानी कि पोएट कौन सा समय बता रहा है कि ये दिन का कौन सा समय है? तो यहाँ पे मेंशन है कविता में द स्पीकर सेज दैट इट इज जस्ट बिफोर द नून। ये तो दोपहर से ठीक पहले का समय है, यानी अभी दोपहर भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट, फिफ्थ, नेम 3 थिंग्स दैट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डाई अवे। 3 चीज़ों के नाम बताना है जो स्पीकर के अनुसार, वक्ता के अनुसार जल्दी खत्म हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द 3 थिंग्स दैट डाई अवे आर द समर्स रेन, द मॉर्निंग ड्यू एंड स्प्रिंग। 3 चीज़ें जो खत्म हो जाती है वो है समर्स रेन, गर्मी की वर्षा, द मॉर्निंग ड्यू, सुबह में ओस की बूंदे, एंड स्प्रिंग, और बसंत की ऋतु। सिक्स्थ, व्हाई डज द स्पीकर रिपीट द वर्ड स्टे इन द पोएम। क्यों कवि इस कविता में स्टे शब्द को दोहराता है, रुको शब्द को दोहराता है, ठहरो शब्द को दोहराता है? तो आंसर हो जाएगा द स्पीकर रिपीट्स द वर्ड स्टे इन दिस पोएम टू शो दैट आवर लाइफ इज शॉर्ट बट लाइफ ऑफ डैफोडिल्स इज शॉर्टर। वो यही दिखाना चाहता है कि हमारी जिंदगी छोटी है, लेकिन डैफोडिल्स फूलों की जिंदगी हमसे भी कहीं ज्यादा छोटी है। इसीलिए वो स्टे शब्द यहाँ पे बार बार दोहरा रहा है कि रुको रुको। सेवेंथ, व्हाट डज द समर्स रेन सिंबोलिस इन दिस पोएम। इस कविता में समर रेन किस चीज का प्रतीक रखते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हियर द समर रेन सिंबोलिस द पेरिसेबल नेचर ऑफ लाइफ। जिंदगी की क्षण भंगुरता को दर्शा रहे हैं। C1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट वीप टू सी फेयर डैफोडिल्स। क्यों सुंदर डैफोडिल्स के फूलों को देखकर कवि रो पड़ता है? व्हाट डज ही वांट इट टू डू। वो इनसे क्या करवाना चाहता है? डू यू एवर हैव सच अ फीलिंग्स। क्या आपको भी इस तरीके की फीलिंग आती है, अनुभव आती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की सुंदरता को देखकर कवि जो है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही मनमोहित हो जाता है। सीइंग द शॉर्ट लाइफ ऑफ डैफोडिल्स ही इज सैड। और यहाँ पर डैफोडिल्स के छोटी जीवन को देख के वो उदास भी हो जाता है। ही वांट्स टू सी इट स्ट्रेइंग अ लिटिल लॉन्गर। वो ये देखना चाहता है कि डैफोडिल्स के फूल थोड़ी देर के लिए और रुके रहें, यानी कि पूरे दिन के लिए वो रहें। I have also such a feelings as I find a beautiful things dying away too soon। तो हमको भी इसी तरह की फीलिंग आती है। यदि कोई सुंदर चीज़ हमारे पास होती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है तो हमें भी इसी तरह की फीलिंग आती है।
Second question is, do you think that the title of the poem is suggestive and evocative? क्या आप ऐसे विचार करते हैं कि ये जो कविता का टाइटल है ये उचित है, ऐसा होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द टाइटल टू डैफोडिल्स इज इवोकेटिव। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इट मेक्स अस रिमेंबर एंड सजेस्ट अस टू फील द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। या ये हमें अपने जीवन के रियलिटी को और इसको याद करने को और इसे फील करने के लिए महसूस कराता है। डैफोडिल्स आर सिंबल्स ऑफ यूथ एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे डैफोडिल्स की जो फूल हैं वो हमारी जवानी के और सुंदरता के प्रतीक हैं। नेक्स्ट आइए, थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ हैज ह्यूमन लाइफ बीन कंपेयर टू द लाइफ ऑफ डैफोडिल्स? किस तरीके से एक इंसान की जिंदगी को डैफोडिल्स की जीवन से तुलना किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इन दिस पोएम ह्यूमन लाइफ हैज बीन कंपेयर टू द लाइफ ऑफ डैफोडिल्स। इस कविता में ह्यूमन की लाइफ को डैफोडिल्स की लाइफ से तुलना की गई है। डैफोडिल इज द फ्लावर दैट हैव अ शॉर्ट लाइफ। डैफोडिल्स ऐसे फूल होते हैं जिनकी छोटी सी जिंदगी होती है। इन द सेम वे ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो शॉर्ट। और इसी तरीके से हम मनुष्यों की ज़िंदगी भी बहुत छोटी होती है। नाइदर डैफोडिल्स नोर द ह्यूमन बींग्स कैन स्टे लॉन्गर इवन इफ दे विश। और यहाँ पर आप देखेंगे कि न तो डैफोडिल्स के फूल और न ही हम मनुष्य, यदि हम चाहें तो भी बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। फोर्थ, गिव द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। कविता के मुख्य विचार को आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट ह्यूमन लाइफ इज ट्रांसिटरी। यानी कि बहुत ही क्षण भंगुर है। हमारे ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत क्षण भंगुर है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज पेरिसेबल। सभी कुछ इस दुनिया में जो भी है वो पेरिसेबल है, यानी क्षण भंगुर है। नथिंग इज एवर लास्टिंग। कोई अनंत के लिए नहीं है, यानी कोई हमेशा के लिए नहीं है। वी हैव नो चॉइस इन दिस मैटर। और इस मामले में हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। हम यदि चाहें यहाँ रुकना तो भी नहीं रुक सकते हैं। सो वी शुड एंजॉय दिस लाइफ। और इसीलिए हमें अपने जीवन का आनंद उठाना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु आर वी? हम लोग कौन हैं? What do we and the daffodils have in common? तो आप बताइए कि हमारे बीच में और डैफोडिल्स के फूलों के बीच में क्या कॉमन है, क्या समानता है? तो राइट आंसर इज हियर वी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन बींग्स। हम लोग तो ह्यूमन बींग्स है, तो वी हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए आया है। डैफोडिल्स ब्लूम फॉर सम टाइम्स एंड डाई। और डैफोडिल्स जो है कुछ देर के लिए खिलता है और फिर मुरझा जाता है। लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो लाइक डैफोडिल्स। और यहाँ पे जो ह्यूमन का, जो मनुष्य का जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, वो भी बहुत छोटी होती है, डैफोडिल्स की ही तरह होती है। नेक्स्ट आते हैं, D1 एक्सरसाइज 1 है। D1 में एक्सरसाइजेस बहुत है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 दिया हुआ है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। तो जो फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं उनसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस, वाक्य बनाने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, ये आपकी बुक में है। यहाँ पे देखिए क्या है, रन अवे, टेक अवे, गिव अवे, पुट अवे, फेड अवे। द हेडमास्टर गेव अवे प्राइसेस टू द स्टूडेंट्स। हेडमास्टर ने स्टूडेंट्स को प्राइस दिया। यहाँ पे देखिएगा आंसर है, रन अवे का है, He ran away from his house, वो अपने घर से भाग गया। Take away, he took away his raincoat, उसने अपना कोट ले लिया। Give away, the chief guest gave away the prize to the winners, मुख्य अतिथि ने विजेताओं को प्राइज दिया। Put away, put away your clothes in wardrobe, wardrobe में अपने कपड़े रखो। Fade away, the daffodils fade away very soon,
डैफोडिल्स के फूल बहुत जल्दी मुरझा गए। नेक्स्ट D1 में ही एक्सरसाइज 2 है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उन्हीं शब्दों के सहारे से आपको वाक्य को पूरे करने हैं। फर्स्ट, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। सोते हुए डॉग को पड़े रहने दो। सेकेंड, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। जो लुढ़कते हुए पत्थर होते हैं उस पे शीत नहीं जमती है, धूल नहीं जमती है। थर्ड, एवरीवन एडोर्स द राइजिंग सन। सभी लोग उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। फोर्थ, आई सॉ अ क्राइंग बेबी ऑन द रोड। मैंने रोते हुए एक बच्चे को रोड पर देखा। फिफ्थ, अ रनिंग मोटरसाइकिल डैश्ड अगेंस्ट माई फ्रेंड। एक चलती हुई मोटरसाइकिल ने मेरे दोस्त को धक्का मार दिया। एक्सरसाइज 3 है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स अंडर ए विद द एक्सप्लेनेशन गिवन अंडर बी। तो ए को बी से आपको मैच करने हैं। फर्स्ट, हेस्टिंग, लिविंग द प्लेस हेस्टली। जल्दबाजी में जगह को छोड़ देना। अटेंडेड, अगेंस्ट और अकम्प्लिस्ड। Spring, the season between winter and summer. Decay, rot, decompose. Dry, free from moisture. Dew, condensed water vapor. नेक्स्ट आते हैं। एक्सरसाइज 4 है। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं करेक्ट करके ही लिखे हुए हैं। हेस्टिंग, डिके, ड्यू, ग्रोथ, समर। ग्रामर पार्ट है यहाँ का ई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई है जिसको आपको यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। एक तो आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा ही क्या है। ही सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट्स क्या है, ये वर्ब हो गया है। ठीक है, वॉन्ट्स वर्ब हो गया है। और सेंटेंस में वर्ब यानी कि क्रिया ऐसी होती है जो सब्जेक्ट का नंबर बदले, कर्ता का नंबर बदले, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल हो जाए या प्लूरल से सिंगुलर हो जाए, या टेंस बदले, काल बदले, तो भी ये वर्ब जो होता है ये बदल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, ही वांट्स, वह चाहता है। क्या चाहता है? टू स्लीप। तो जब ये टू स्लीप आया तो ये टू स्लीप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। क्योंकि हमने सीखा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है? इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जेरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ये टेंस और नंबर्स के अकॉर्डिंग अपना रूप कभी भी नहीं बदलता है, यानी वाक्य में तो ये रहता है लेकिन मेन वर्ब की तरह ये परफॉर्म नहीं करता है। मेन वर्ब कोई और होता है लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट का नंबर बदले, एक वचन से बहुवचन हो जाए, बहुवचन से एक वचन हो जाए, तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और इन्फिनिटिव में क्या होगा? टू के साथ साथ कोई वर्ब लिखा होगा। तो यहाँ पे लिखा है टू स्लीप, तो ये इन्फिनिटिव है। अब आइए हम लोग अपने से बनाते हैं। क्या लिखा है? मेक 10 मोर सेंटेंसेस ऑन द पैटर्न गिवन अबव। जो ऊपर पैटर्न दिया हुआ है इसी के आधार पे आपको 10 वाक्य और बना के दिखाने हैं। तो पहला देखिए, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या है? लाइक। ठीक है, मेन वर्ब है लाइक, सब्जेक्ट है आई, और टू ईट यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटिव, और चॉकलेट्स ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। सेकेंड, ही वेंट टू वर्क। सब्जेक्ट यहाँ ही हो गया, मेन वर्ब हो जाएगा वेंट, और इन्फिनिटिव हो जाएगा टू वर्क। टू वर्क, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट थर्ड है ही स्टॉप्ड टू टॉक। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही, स्टॉप्ड मेन वर्ब आ गया, टू टॉक ये हो गया इन्फिनेटिव। नेक्स्ट हु वांट्स टू हार्म यू, कौन चाहता है तुमको नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ पे हु जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया, वांट्स वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, टू हार्म, टू हार्म ये जो है ये इन्फिनेटिव हो गया। नेक्स्ट दे वॉक टू कीप फिट, दे वॉक टू कीप फिट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे हो गया, वॉक मेन वर्ब हो गया और टू कीप ये हो गया इन्फिनेटिव। वे अपने आप को फिट रखने के लिए वॉक करते हैं। ही वांट्स टू हेल्प यू, ही सब्जेक्ट हो गया, वांट्स यहाँ पे मेन वर्ब आ गया, टू हेल्प ये हो गया इन्फिनेटिव, ध्यान रखिएगा, और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। दे वांट टू मीट प्रेसिडेंट, दे सब्जेक्ट बन गया, वांट मेन वर्ब हो गया, टू मीट ये हो गया इन्फिनेटिव और प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट में आ गया। वी डिसायर टू गेट सक्सेस, वी सब्जेक्ट, डिसायर मेन वर्ब, टू गेट ये हो गया इन्फिनेटिव, टू गेट इन्फिनेटिव हो गया और सक्सेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ऑल गैदर हियर टू सी द फाइट, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट हो गया, गैदर्ड ये हो गया मेन वर्ब, सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, एक जगह हो गए हैं। हियर यहाँ पर टू सी, तो टू सी यहाँ पे आया है ना। जैसे हमने क्या सीखा कि जो इन्फिनेटिव होता है वो टू और कोई भी वर्ब उसके साथ लगा होता है, तो यहाँ पे टू सी ये हो गया इन्फिनेटिव। द फ्लाइट, फाइट, तो फाइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आई लाइक टू डू सच गुड वर्क, आई ये सब्जेक्ट है, करता है, लाइक हो गया यहाँ पे मेन वर्ब, टू डू हो गया इन्फिनेटिव, सच गुड वर्क ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा जो इन्फिनेटिव होता है ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो वाक्य में आता है, लेकिन इस पे कोई भी टेंस का या कोई भी नंबर का, जैसे एक वचन बहुवचन का, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वाक्य में ये मेन वर्ब नहीं होता है, इसीलिए टेंस चेंज हो या नंबर चेंज हो इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। सेकंड यहाँ पर देखते हैं आस इस ए कंजक्शन, ये क्या है, कंजक्शन है। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, बिलो इट हैज़ बीन यूज्ड इन द मैनर, और यहाँ पर नीचे एक मैनर के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे डू आस यू लाइक, जैसा आप चाहते हो वैसा करो। डू आस आई डू, जैसा मैं करता हूँ वैसा आप करो। तो ये इन मैनर में इसको यूज़ किया गया है। वैसे ही आपको सेंटेंस बना के यहाँ पर दिखाना है। क्या बोल रहा है, मेक 5 मोर सेंटेंसेस यूजिंग आस गिवन इन द एग्जाम्पल्स एबव। जैसे ऊपर में एग्जाम्पल्स दिया हुआ था उसी तरह से आपको 5 वाक्य आस का इस्तेमाल करते हुए बनाना है। पहला है सिट आस यू लाइक, जैसे आपको पसंद है ना वैसे आप बैठो। डू आस यू थिंक, जो आप सोचते हो वही आप करो, यानी जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप करो। डू आस योर पेरेंट्स सेस, जैसे आपके माता पिता बोलते हैं वैसे करो। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, यू नहीं होगा योर होगा। योर पेरेंट्स सेस, जैसे आपके माता पिता बोलते हैं वैसे आपको करना चाहिए। डू आस दैट टेल यू, वे लोग जैसा कहते हैं तुमसे वैसा ही करो। राम डिड आस श्याम डिड, जैसे श्याम ने किया वैसे ही राम ने भी किया। नेक्स्ट थर्ड है अनटिल, विथ, फ्रॉम, टू, ऑन, ऑफ,
इन along। तो आप जानते हैं कि ये सारे prepositions है और इनके ही सहारे आपको ये सेंटेंसेस पूरा करने हैं, वाक्यों को पूरा करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है I saw a rat sitting in the corner of my room। मैंने अपने रूम के कोने में एक चूहे को बैठा हुआ देखा। Wait here until I return। यहाँ पे इंतज़ार करो जब तक मैं आता हूँ। The dog ran along the road। He is staying with his friend। He came from Delhi। My uncle went to America। The book is laying on the table। The average age of students in my class is 15। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर। हैव ए नाइस डे अहेड। बाय बाय।